एनआईए ने आज तक तो कुछ भी एसडीपीआई के खिलाफ किसी कोर्ट में साबित नहीं कर पाया। एनआईए का रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि 6000 केसेस में उनके कोर्ट में चल रहे हैं, उसमें सिर्फ 6% में तो एफआईआर दाखिल हो चार्जशीट दाखिल करा पाई। ये टोटल वेस्टेज ऑफ मनी है जो ख़त्म करना चाहते हैं। हम इस मुल्क की तामीर में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो एसडीपीआई को ये बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि एसडीपीआई पैदाइश की बुनियाद पर होने वाले किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को और नाइंसाफ़ी को ख़त्म करना चाहती। ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है। आज जो छापेमारी हुई है एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं के घर पे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बीजेपी को मुल्क के डिलीवर करने के लिए कुछ कहने को नहीं है। वो कुछ भी ऐसी बात नहीं बता पा रहे हैं, तो वो जो है अपने को बचाने के लिए कुछ डाइवर्सिटी टैक्टिक्स अपनाते हैं। आप जानते हैं कि आज मुल्क के सामने बहुत बड़े सवाल खड़े हैं। बीजेपी उनका जवाब दे पाने की पोजीशन में नहीं है, तो उसको मुल्क का ध्यान बटाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। अगर एनआईए को इतनी ही मुल्क की परवाह है, तो सबसे पहले तो उस एफिडेविट को जो 3 महीने पहले एनआईए के सामने फाइल किया जा चुका है, और यशवंत शिंदे जो आरएसएस के प्रचारक हैं और 20 साल तक उन्होंने ये बताया है उस एफिडेविट में कि उन्होंने आरएसएस की डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया है, आरएसएस ने उनको डिप्लॉय किया है जगह जगह और डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ करवाई हैं। अगर ये एनआईए को कुछ परवाह थी मुल्क की, तो सबसे पहले तो उसके लिए जो उसके पास एविडेंस आई है, हलफनामा आया है, उसको यशवंत शिंदे को वो एग्ज़ामिन करें और उस पर अपना जवाब मुल्क के सामने पेश करें, क्योंकि वो काम जो है वो सही में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं जो शिंदे ने कही है। अब एक जो मुकदमा दाखिल हुआ है 7 तारीख को, जिसके सिलसिले में आप सब बात कर रहे हैं, 7 जुलाई को जो मुकदमा दाखिल हुआ, उसमें तो एसएसपी पटना का ही बयान आ गया कि उसमें कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व नहीं पाया गया। उसमें बयान आ गया कि फॉरेन फंडिंग का कोई सबूत नहीं मिला। उसमें ये सारे जो मेन पॉइंट्स हैं टेरर एक्टिविज़म के, वो उसमें नहीं है। फिर क्या हुआ, बीजेपी उस वक्त सरकार में भी थी जब छापा पड़ा। उसके बाद से बीजेपी ने अपनी नाकामी को छिपाने के लिए उसे एनआईए को केस दे दिया। एनआईए ने आज तक तो कुछ भी एसडीपीआई के खिलाफ किसी कोर्ट में साबित नहीं कर पाया। एनआईए का रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि 6000 केसेस में उनके कोर्ट में चल रहे हैं, उसमें सिर्फ 6% में तो एफआईआर दाखिल हो चार्जशीट दाखिल करा पाई। ये टोटल वेस्टेज ऑफ मनी है जो एनआईए कर रही है। इतने बड़े बड़े पब्लिक जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होके, आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी एजेंसीज जो हैं, किसी एजेंसी को तोता कहा कि जो सरकार कहती है वो गाने लगते हैं। इसी तरह से एनआईए भी जो कुछ कर रही है, उसको चाहिए है कि वो अपने उन फ़र्ज़ को पूरा करे और यशवंत सिंह शिंदे जैसे एफिडेविट्स पे काम करे, ना कि ये जिसके लिए सिर्फ कुछ फ्लैक्स अवेलेबल हो गए, एक हैंडबिल मिल गया और उसी तरह से एक विज़न डॉक्यूमेंट मिल गया जो पब्लिक डोमेन में 2015 से है, जिसका बहुत बड़े पैमाने पे दिल्ली में फंक्शन करके, और वो भी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में फंक्शन करके, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन करने के बाद दिल्ली में उसे शाया किया गया। फिर जब उसमें भी जैसे सच्चर शामिल हुए, उसी तरह से जो दूसरा उसका सप्लीमेंट्री रिपोर्ट आई, उसमें हमारे जो साबिक वज़ीर हैं के रहमान खान, उन्होंने उसे शाया किया, और उसमें प्रोफेसर अमिताभ कुंडू जो जाने माने एक बहुत बड़े दानिश्वर हैं और जिन्होंने पोस्ट स्ट्रक्चर रिपोर्ट पर कोई कमेटी जो सरकार इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई थी उसको हेड किया है। उन्होंने उसमें कहा कि वो काम जो सरकार को करना चाहिए थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए था, और जो इससे बाद में किया भी कि विज़न 2047 तैयार किया, लेकिन उससे पहले इन लोगों ने किया। तो तारीफ मिलने की बजाय उसे इंक्रीमिनेट किया जा रहा है। तो मुल्क में ये हमारा रोल ख़त्म करना चाहते हैं, हम इस मुल्क की तामीर में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो एसडीपीआई को ये बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि एसडीपीआई पैदाइश की बुनियाद पर होने वाले किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को और नाइंसाफ़ी को ख़त्म करना चाहती। ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है और ख़तरा है। इसीलिए शाह के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए पहले निशाने पर एसडीपीआई है, और इसीलिए वो एसडीपीआई के खिलाफ आज एनआईए का या ईडी का इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, एसडीपीआई क्यों निशाने पर है? इनके तो विधायक भी नहीं है, कोई एमपी नहीं है, एक सिंगल एमएलए नहीं है, तो फिर एसडीपीआई से क्या खतरा है बीजेपी को? असल में आज़ादी के बाद
जो पहली बार एक आइडियोलॉजिकल बेस के पैदाइश की बुनियाद पर हम किसी फ़र्क को नहीं मानते, ये हमारी आइडियोलॉजी है। और हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में काम करेंगे, जो बहुत बड़ी कमज़ोरी इस मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज़ की है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिज़म की बुनियाद पर काम करते हैं। तो ये जो कह के और कैडर बेस्ड पार्टी तैयार की है, तो मुल्क की जो निज़ाम है उसकी तब्दीली निज़ाम के लिए एसडीपीआई काम कर रही है, जो बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि यहाँ पर हम सोशल डेमोक्रेसी कायम करना चाहते हैं। मुल्क में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो कायम हुई, लेकिन पैदाइश की बुनियाद पर छोटे बड़े का फ़र्क बना रहा, उसको एसडीपीआई ख़त्म करके बराबरी का राज कायम करना चाहती है। और कानून की बालादस्ती कायम करना इस मुल्क में बहुत लोगों के ख़िलाफ़ है, क्योंकि लोग पैदाइश की बुनियाद पर, अपनी ताकत की बुनियाद पर, अपने पैसे की बुनियाद पर, अपनी ज़ात की बुनियाद पर कुछ अपने को स्पेशल और सुपीरियर बनाए रखना चाहते हैं। एसडीपीआई उसको सीधा चैलेंज करती है, यानी मुल्क के निज़ाम को चैलेंज करती है और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम कायम करना चाहती है। और इल्ज़ाम ये है कि आप जो हैं इन सब की आड़ में मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। देखिए, मुस्लिम राष्ट्र अगर मुसलमानों को बनाना ही होता तो 1947 में वो पाकिस्तान चले गए होते और मुस्लिम राष्ट्र जो बनाया जा रहा था या जो बदनाम किया गया उसमें जाते। उस वक्त तो मुसलमानों ने ये कहा कि हम इस मुल्क के सेकुलर डेमोक्रेटिक निज़ाम में रहना चाहते हैं और इसलिए हम अपने हिंदू भाइयों के साथ रहना चाहते हैं, और वो यहाँ रहें तो अभी कैसे डर के बदल देंगे राय, क्योंकि अभी तो डेमोक्रेसी और मजबूत करने का और अपना एक रोल अदा करने का वक्त आया है, जब रोल चूँकि अदा नहीं कर देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस मुल्क में एक बहमीन राष्ट्र हो जाए जिसके सामने मुसलमान एक बहुत बड़ी रुकावट है, क्योंकि मुसलमान कहता है कि एक ही सफ में खड़े हो गए अयाज महबूब, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवा। तो वो जो बात है वो मुसलमानों के ईमान में है कि पैदाइश की बुनियाद पर कोई फ़र्क नहीं होता, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए प्रोटेक्शन देता है और हमें रास्ता दिखाता है कि पैदाइश की बुनियाद पर, ज़ात की बुनियाद पर, रंग की बुनियाद पर हम कोई फ़र्क नहीं मानते, और उसको हमें ये मौका देता है कि हम उसको एग्जीक्यूट कर पाएँ, अमल दरामद कर पाएँ, इसलिए घबराएं। अच्छा, अब तक जो था आपके पीछे ईडी वगैरह लगाई जाती थी, लेकिन एनआईए का कार्रवाई पहली बार हो रही है, इसे कैसे डिफेंड करेंगे? ऐसा नहीं है जी। अभी एनआईए का दायरा जो है पूरे मुल्क में फैला है। अभी हादिया का केस मालूम होगा, उसमें पेश एनआईए थी और एनआईए साबित करने की कोशिश कर रही थी कि कोई मुनज़्ज़म साजिश के तहत हिंदू लड़कियों को, क्रिश्चियन लड़कियों को मुसलमान बनाया जा रहा है। जो जगह जगह से केस होता हुआ सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी सी रूलिंग दे दी, उसमें फेल हो गए। तो एक हमारी याददाश्त अगर हम दुरुस्त करें तो एनआईए एक हथियार है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और बीजेपी उसके ज़रिए मेजोरिटेरियनिज्म या कैपिटलिज्म या जो नेक्सस है उसको बरतरी उसकी कायम करना चाहती है, जिसके लिए हम सबसे बड़ी रुकावट है एसडीपीआई के शहर। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये कि अभी पिछले दिनों वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने मांग की थी कि एनआईए को ख़त्म किया जाए और जो पुराना रूल था, जिस तरह से आईबी काम करती थी, कि आईबी को फिर से वजूद में लाया जाए। आप समर्थन करते हैं उस चीज़? देखिए, हम बिल्कुल इस बात का कुछ हद तक समर्थन इसलिए करेंगे कि जो फेडरल निज़ाम है उसमें लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट का सब्जेक्ट है, उसको इंक्लूड कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसमें अकेली बीजेपी की गलती नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब से मुल्क में बनी है वो दिन पे दिन नए कानून लेके कभी टाड़ा लाती है, कभी कोटा लाती है, कभी ये एनआईए बनाती है और कभी एनएसए लाती है। ये सब जो प्रिवेंटिव लॉज हैं उनके ज़रिए इस मुल्क की डेमोक्रेसी को एक शदीद नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसके ये तो छोटे छोटे से हथियार हैं, आला हैं। तो हम चाहते ही हैं कि जो दफ़ा कि हमारे आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में वो 23 उसको बहाल किया जाए और उसके ज़रिए जिस तरह से आज़ादी पे पाबंदियां लगाई जा रही हैं तमाम प्रिवेंटिव और रिप्रेसिव लॉज के ज़रिए इनको ख़त्म किया जाए, तो एनआईए अपने आप ख़त्म हो जाएगी। अकेले एनआईए ख़त्म नहीं होती भी है तो देखिए, अभी पहले कोटा ख़त्म हुआ, टाडा ख़त्म हुआ तो दूसरा आ गया, तो कानून तो यूपी आ गया। यूपी रहेगा तो एनआईए के ना रहते हुए भी हमारी जो आज़ादी है वो बहुत मुश्किल में है। तो सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी को कायम करने के लिए हमें जड़ पे हमला करना पड़ेगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उनको बाहर करने की मांग करना पड़ेगी। अकेले एनआईए को ख़त्म करने से काम नहीं चलेगा, क्यों दूसरी एजेंसी वही करने लगेगी। अभी एनआईए जैसी 1 दर्जन एजेंसीज़ हैं इस मुल्क में, 1 दर्जन, और ऐसी एजेंसी
हर सूबे में बन गई स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस के नाम पे। तो अगर NIA चली भी जाएगी तो वो एजेंसी भी उतनी ज्यादती करेंगी, क्योंकि जो वक्त आ गया है वो बहुत ज़्यादा फासिज्म का वक्त है, जिसमें कि बुलडोजर्स चल रहे हैं, जिसमें गिरफ्तारियाँ सिर्फ NIA नहीं कर रही है। ऐसे ऐसे कानून बन गए हैं जहाँ पे वारंट की ज़रूरत नहीं है, सर्च वारंट की ज़रूरत नहीं है, लोगों में बेल का अख्तियार ख़त्म हो गया है। तो हम एक एक लड़ाई जो NIA के ख़िलाफ़ है वो लड़ के हमें एक बाकायदा समझ के और बहुत कानूनी मशवरे के साथ इसके लिए मांग उठाना पड़ेगा। अच्छा, आखिरी सवाल है ये इस बार, आप पर इल्ज़ाम है कि आप मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन और कानून को बदलना चाहते हैं, मतलब आप संविधान की बात कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों वाराणसी में एक धर्म संसद हुई थी, उसमें हिंदू राष्ट्र के संविधान का मसौदा तैयार किया गया है, उस पर कार्रवाई नहीं हुई, इसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि ये इनका एक पॉलिसी है और वो किताबों में लिखी है जिसको सावरकर गोलवकर थ्योरी कहते हैं। उसके ज़रिए हिंदू राष्ट्र को उन्होंने उसी वक्त ऐलान कर दिया था जब मुल्क में आईन का निफाज किया गया, और उस वक्त से वो बिलों में ज़रूर चले गए थे कि वो गांधी जी को कत्ल कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे सर उठाया और उस बात को वो डिमांड करते। पुरानी बात है। अब उन्हें सरकार बना लेने के बाद, जो विकास के नाम पे सरकार बनाने के बाद, उन पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने का मौका मिल गया है। इसलिए जगह जगह नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला वो हिंदू राष्ट्र बनाने के काम कर रहे हैं। अब उन्हें चूँकि कुछ लोगों को सताने के लिए, जैसे आप जानते हैं कोरा भीम गाँव में जिन लोगों ने कोई हिस्सा नहीं लिया तब भी 2017 से जेल में हैं, तो एक काउंटर नैरेटिव भी होता है जो मुल्क को ये बताना होता है कि दुश्मन ये बहुत बड़े हैं, जो प्रोग्रेसिव्स हैं, लेफ्टिस्ट हैं, उनको कत्ल भी कर दिया जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं होती। अकेला यही नहीं है कि गुजरात में मुसलमानों को कत्ल किया गया, और ये भी नहीं है कि आदिवासियों को कत्ल किया जा रहा, बल्कि उन लोगों को, क्योंकि थ्योरी ये है कि मुल्क में जो मुसलमान हैं, क्रिश्चियंस हैं, प्रोग्रेसिव हैं, लेफ्टिस्ट हैं, ये अंदरूनी दुश्मन हैं। तो इनको धीरे धीरे करीब किरदार कुशी की जाती है, और इनमें मुश्किल ये है कि हम इनकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। आज देखिए, आप जानते थे कि एक योजना प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन प्लानिंग करता था, उसको बता दिया है पॉलिसी कमीशन या नीति आयोग। नीति बनाना काम है पार्लियामेंट का। तो इस मुल्क में डेमोक्रेसी पे खतरा है, अकेले मुसलमानों पे खतरा नहीं है। मुसलमान तो एक बहाना है, वो तो एक छोटी मछली है। इनका बड़ा जो मछली है वो तो शिकार करना जो है इस मुल्क का, वो कमज़ोर आवाम जिनकी तादाद 80 से 90 करोड़ है, उसको किसी तरह से खौफजदा करके और भटका के, धोखे में रख के, मुसलमानों के नाम पर खौफजदा करके, दहशत फैला के उन लोगों को कंट्रोल में करना है। और डाइवर्सिटी टैक्टिक्स के तौर पे कभी NIA का इस्तेमाल करना है, कभी ED का इस्तेमाल करना है, कभी मुल्क दुश्मनों का इस्तेमाल करना है। जबकि असल इशू ये है कि यह इस मुल्क में भूखों लोग मर रहे हैं, इस मुल्क में लोग गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं, इस मुल्क में माल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इस मुल्क में हर आदमी एक दूसरे से डरा हुआ है, इस मुल्क में कानून का तहफ़्फ़ुज़ कम हो गया है, कानून की बालादस्ती ख़त्म हो गई है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिन पे दिन कमज़ोर होता जा रहा है। ये इश्यूज़ हैं जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज उठा पाने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि SDPI इनको एड्रेस कर रही है, इसलिए इनको खतरा लगता है और ऐसा लगता है नंबर 1 की दुश्मन SDPI है। इसलिए इस तरह के शगुफे करते हैं, हरबे डालते हैं कि 32 छापे एक दिन में डाल के मुल्क का डाइवर्ट करना चाहते हैं टेंशन।